अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का रिवीजन, सीडीपी का रिवीजन करेंगे हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और देखिए कैसा लगता है आपको। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। सीटेट में ख़ासतौर से जो सीडीपी का जो पोर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ख़ास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम पढ़ेंगे जीम पियाजे साहब को। देख लीजिए एक बार सूची किस किस को पढ़ना है। जीम पियाजे साहब को पढ़ेंगे, उसके बाद लेव वाइगोस्की को पढ़ेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग को पढ़ेंगे, बीएफ स्किनर को पढ़ेंगे और जॉन ड्यूई को पढ़ेंगे। ये 5 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, इनको पढ़ेंगे और इनके जो सिद्धांत हैं उनका शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, सिर्फ आप सुनते जाइए, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक छोटी सी बात जो मैं सीडीपी के ताल्लुक से करता हूं। देखिए, पूरा पेपर आपका सीडीपी के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपका सीडीपी अच्छा है तो सीटेट क्लियर होने में कोई शक नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर सीडीपी अगर आपका कमज़ोर है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, परिचय देख लीजिए, इंट्रोडक्शन क्या है। शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में अत्यंत गहरा संबंध बिल्कुल है भाई। जब तक आप बच्चे के नफ्सियात से वाकिफ़ नहीं होंगे तो फिर आप उनको कैसे पढ़ाएंगे, किस बच्चा किस दिमाग का है, किस लेवल का है। ये जानने के लिए आपको उनके नफ्सियाती तौर पर उनका जो साइकोलॉजी है उनसे वाकिफ़ होना, उनके मनोविज्ञान से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों की अलग अलग क्षमताएं हैं। उनका सामाजिक विकास कैसे होगा, उनका बौद्धिक विकास कैसे होगा, उसका नैतिक विकास कैसे होगा, इन सब को बेहतर करने के लिए आपको उनकी मानसिक जो स्थिति है उनको जानना ज़रूरी है, अनिवार्य है, कह सकते हैं ऐसा। अब अपने यहाँ तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अवस्था है, यानी समावेशी शिक्षा है। अब ऐसा तो नहीं है जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनकी क्लास अलग हो रही है, जो थोड़े से कम ब्रिलियंट हैं उनकी क्लास अलग हो रही, नहीं ना। उसी क्लास में सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी हैं और उसी क्लास में जो है आशीष नेहरा जैसे भी लोग हैं। तो अब हर किस्म के लोग हैं, लेकिन आपको ट्रीट करना है उसको इक्वली। अब इक्वल कैसे करेंगे आप, ये आपके लिए चैलेंज है। और ये आप पढ़ते हैं सीडीपी में। सीडीपी का मतलब ही है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और डेवलपमेंट की जब बात होती है बच्चों, तो इस बात का ख्याल रखना, डेवलप मतलब ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, हर पहलू का डेवलप होगा, ये नहीं कि किसी एक ही पहलू का डेवलप होगा, हर पहलू का, यानी ऑल एस्पेक्ट्स होना चाहिए, कोई एक पहलू का नहीं होना चाहिए सिर्फ। अगर वो सिर्फ एक पहलू का है तो फिर समझिए वो डेवलप नहीं है, वो निगेटिव हो जाता है। डेवलप का मतलब होता है हर एस्पेक्ट से आप काम करें। ठीक है, पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी आप जानते होंगे, हाउ टू टीच, हाउ टू टेल हिम कि भाई आप कैसे इस काम को कर सकते हो, कैसे इस काम को नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। यही पेडागोजी पद्धति, यानी शिक्षा पद्धति, यानी आप कैसे उनको पढ़ाएंगे, कैसे आप उनको सिखाएंगे, कैसे उनको टीच करेंगे, यही क्या है? पेडागोजी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले है भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जिम पियाजे साहब एक स्विस, यानी स्विट्जरलैंड के थे। ये नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं बच्चों को। इनका मानना है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, बिल्कुल साइंटिस्ट हैं। क्यों हैं? इसलिए कि वो अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। उनका जो ज्ञान उनके वो अर्जित करते हैं वो अपने मतलब एक्सपीरियंस से करते हैं, अपने नॉलेज से करते हैं, और वो स्वयं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, ये उनका मानना है। अच्छा, तो मशहूर सी बात है। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से की टर्म क्या है? स्कीमा, इसको हटा दीजिए। ये 3 चीज़ों को आप जान लीजिए। 3 चीज़ें बहुत खास हैं, ये आपके एग्जाम में आपको परेशान करेंगे। एक है एसिमिलेशन, और दूसरा है एकोमोडेशन, और तीसरा है इक्विलिब्रेशन। ये तीनों चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। स्कीमा समझ लीजिए। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मतलब होता है मेंटल इमेज, जो आपके जहन में तस्वुर है, जो आपके दिमाग में तस्वुर है, वो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही एसिमिलेशन क्या होता है? उस जानकारी में एक जानकारी नहीं जोड़ी गई। बिल्ली हो गई तो ऐसी होगी, 4 पैर होंगे, 2 आंखें होंगी, 1 पूँछ होंगी, ये बात आपको बताएगी। फिर आप को कुत्ता देखते हैं, आप उसको ही बिल्ली कह देते हैं। बच्चा कहता है ये भी बिल्ली है, नहीं ये बड़ा बिल्ली है, नहीं ये बड़ी बिल्ली है। ऐसा नहीं है, फिर उसको करेक्ट किया जाता है कि नहीं। तो वो ढांचा जो है उनका, उसमें थोड़ी सी क्या हो गई, तब्दीली आ गई, तो ढांचे में बदलाव आ गया। अब बच्चा इन दोनों को क्या कर लेता है? संतुलित कर लेता है, तो उसी का नाम कहलाता है इक्विलिब्रेशन, है ना? इक्विलिब्रेशन यानी संतुलित कर लेता है कि भाई कुत्ता ऐसा होगा और बिल्ली ऐसी होगी। ठीक है, अब उसके स्कीमा में ये बात बैठ गई। अब वो दोबारा कुत्ता को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता नहीं कहेगा। ठीक है, अब उन्होंने 4 स्टेज दिए, 4 अवस्थाएं दी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब चूंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है कि अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास नहीं है तो आपका थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप
अपना जो आपका कंसेप्ट है सीडीपी में वो बहुत अच्छा कर लीजिए, तो इंशाल्लाह पेपर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष का होता है ना। इस चरण में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों सेंस और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, शारीरिक गतिविधियां जो होती है उनसे सीखता है बच्चा। टच करके सीखता है चीज़ों को, गर्म है हाथ हटा लेंगे, ठंडा है हाथ हटा लेंगे, है ना, और बहुत मज़ा आ रहा पकड़ने में तो उसको पकड़ लेंगे। यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड चीज़ों को वो सीखता है और उसी से वो आगे बढ़ता है। मिसाल के तौर पर ये बच्चे के सामने उसका खिलौना छुपा देते हैं, है ना, यानी ऑब्जेक्ट मेथड होता है उसका। उसके सामने एक खिलौना है मान लिया जाए जिससे वो खेल रहा है, आपने गए और खिलौना आपने छुपा दिया, जैसे छुपाया तो पट से आपके पीछे आके देखने लगा, नहीं नहीं मम्मा वहाँ है खिलौना। मतलब उस वो समझ चुका है कि मेरे सामने से गायब हुआ है, दुनिया से गायब नहीं हो गया खिलौना, अब खत्म ही हो गया, नहीं। अब उनके दिमाग में ये बात बैठ गई। तो सेंसरी मोटर का जो स्टेज होता है 0 से 2 वर्ष का, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। इसमें शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चा ऑटोमेटिक सीखता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए 2 से जो 7 वर्ष का जो आयु है उसको बच्चे को क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है इसको। यानी जिम पियाजे साहब की भाषा में, अवस्था में इनको उन्होंने कहा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्या होता है भाई, और इसमें किन चीज़ों का विकास होता है, भाषा का विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है। वो चीज़ों को मम्मा, अब्बा, है ना, और ये नाना है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये वो जानने लगता है। सिंबॉलिक चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ, जो प्रतीकात्मक चीज़ें होती है उनको सीखने लगता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो किताबें होती है उसमें सिंबल बना होता है ना, ये अनानास है, ये पाइनएप्पल है, ये सेब है, एप्पल है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, तो बच्चा आसानी से उसको ऑब्जर्व भी करता है और उसको सीख भी लेता है। क्यों? इसलिए कि वो सिंबॉलिक स्टेज में है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, 2 से 7 वर्ष की आयु को सिंबॉलिक स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी 2 कमियां हैं। इसमें बच्चा ईगोइस्टिक होता है ना, वो ये समझता है कि जैसे मैं चाह रहा हूँ ना कि ऐसा होगा, कि ये लड़का मतलब कि ये चीज़ ऐसी होगी, इसको ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। बड़ा ईगोइस्टिक होता है बच्चा। आप उनके हाथ से कुछ ले लीजिए, रोने लगेगा, चाहे उसको आप कितना ही बहलाइए, नहीं मुझे वही चाहिए, शुरू कर देगा रोना। और बसा औकात वो अलग अलग गतिविधि करता है। अब झाड़ू है मान लिया जाए, या कोई लाठी डंडा कुछ भी उठाया, उस पर उसको दोनों पैर के बीच रख लिया, उस पर खड़ा हो गया, उसको कह रहा कि ये मेरे घोड़ा है, चल मेरे घोड़ा, है ना। और ऐसे उनके पीछे एक बच्चा को, और आओ तुम भी गाड़ी पे बैठ जाओ, तुम भी। आपने देखा होगा गांव में चलता है, बच्चे करते रहते हैं सब। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा अपने आसपास के माहौल को, तो आप आराम से इन चीज़ों तक पहुंच जाएंगे और सीख जाएंगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक है सेंट्रेशन। मतलब क्या है, यानी सेंट्रेशन क्या है, जो सेंट्रेशन बच्चा जो सेंट्रिक हो जाता है, यानी केंद्रीकरण हो जाता है, कि एक समय में वस्तु केवल एक ही पहलू पर वो ध्यान केंद्रित कर पाता है। यानी वो ये देख रहा है कि मेरे हाथ से जो चाकू मेरे पेरेंट्स ने छीनी है, क्यों छीनी। वो ये नहीं जान पाता है कि भाई अगर तुम्हारे हाथ में चाकू रहेगा तो तुम हाथ भी काट सकते हो, उससे तुम्हारे नुकसान भी हो सकता है। वो इस बात पर नहीं जाता है, लेकिन वो ये जरूर देखता है कि मेरे हाथ से क्यों छीना आपने, क्यों छीना, मुझे चाहिए। अगर वो उस पहलू पर गौर कर लेगा तो बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा फिर। अगर वो ये जान गया कि भाई चाकू अगर तुम अपने हाथ में रखोगे, हाथ कट सकता है, उससे तुमको नुकसान पहुंच सकता है, अगर वो इस चीज को जान गया फिर बच्चा कहाँ रहा। तो ये है। ठीक है, नंबर 3 क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिक उसके दिमाग में आ जाता है। क्या हो जाता है, लॉजिक, यानी वो तार्किक हो जाता है बच्चा, थोड़ा सोचने लगता है वो, कि मैं ऐसा करूंगा तो इसका परिणाम ये होगा। मिसाल के तौर पर गर्मियों की छुट्टी हुई, उनको मालूम है कि उनके मामा के लड़के आएंगे घर उसके, ठीक है, या उनके फुफ्फू के लड़के आएंगे, बुआ के लड़के आएंगे, लड़कियां आएंगी, बच्चे आएंगे घूमने के लिए। तो अब वो क्या करेगा, जो उसका खास खिलौना है, अब वो उसको छुपा के रखने की कोशिश करेगा। क्यों छुपाएगा, क्योंकि अगर वो मैंने नहीं छुपाया तो फिर होगा ये कि वो जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो इसको हासिल कर लेंगे, उसको लेके भाग जाएंगे। तो इसलिए अब उसको छुपाना शुरू कर देगा। वो लॉजिक आ गया ना, कि छुपा दो उसको, जब छुपा दोगे तो लेगा नहीं, जब लेगा नहीं तो ये चीज़ हमारे पास महफूज रहेगी, है ना। कंजर्वेशन, यानी उसको महफूज करना सीख लेता है वो, उसको संरक्षित कर लेता है वो। ऐसे ही बच्चा थोड़ा रिवर्स में सोचना शुरू कर देता है, रिवर्सिबिलिटी उनके अंदर आ जाती है, कि मतलब 3 और 3 अगर 6 होते हैं, तो अगर 6 में से 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 3 ही बचेंगे। मेरे पास 5 आम है, 2 आम अगर हमने किसी को दे दिया तो 3 ही बचेंगे हमारे पास। तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ये 7 से 11 वर्ष जो कंक्रीट अवस्था होती है उसकी बात हो रही है। और फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष से ऊपर। इसमें तो खैर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, इसमें हाइपोथेटिकल बच्चा बहुत कुछ सोचता है,
कि मैं ऐसा करूँगा, मैं हीरो बन जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उनके दिमाग में चलता रहता है। फिर वो उसके अपने अपनी क्षमता को डेवलप करता है उसके अकॉर्डिंग। फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। फिर वो सिद्धांतों की बातें करने लगेगा। फिर वो अपने आप पर मेहनत करने लगेगा। फिर वो मतलब अलग-अलग चीज़ें अपने हिसाब से वो करना शुरू कर देता है। उतना भी नहीं, मतलब एक तरीका है उनका कि वो थोड़ा-सा इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है ना? अब वो चीज़ों को थोड़ा किसी और रूप में देखना शुरू कर देता है। मतलब उनके दिमाग में जो उनका ड्रीम है उसको वो फ़ॉलो करना शुरू कर देता है। और आज के कल के बच्चे तो ख़ैर 5-6 क्लास में ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं, है ना? आपने देखा होगा आजकल वो ज़ेन चल रहा है ना, प्रोटेस्ट वाला। जी, इकाई लेव वाइगोस्की। अब सेकंड कौन है भाई? जो दूसरे बड़े हमारे महान भाव हैं वो कौन है? ये लेव वाइगोस्की साहब हैं। देखिए ये रूस के थे बेचारे, लेकिन हमारे बड़े करीबी हैं ये। मैं इनको बहुत अच्छा मानता हूँ, चूँकि इनका जो सिद्धांत है, वो बहुत टच करता है चीज़ों को और बहुत क्लोज़ है। अब देखिए, जो सोशियो कल्चर है, वो इसको मानते हैं कि बच्चा अपने समाज से सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है और अपनी भाषा जो वो अर्जित करता है, वो आस-पास के माहौल से ही सीखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई आसमान में जाके सीख रहा है, नहीं। जो उसके आस-पास चल रहा होगा, वही वो सीखेगा। बिल्कुल एकदम सिंपल है। अब उनके आस-पास अगर गाली बोली जाएगी, तो बच्चे के दिमाग में गालियाँ फ़ीड होंगी। अगर उनके आस-पास भजन चल रहा हो तो बच्चे के दिमाग में भजन फ़ीड हो जाएगा। अगर उनके आस-पास कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है तो उसके दिमाग में वो फ़ीड हो जाएगा। जो अपने माहौल में, अपने आस-पास, इर्द-गिर्द जो वो देखेगा, उसमें वही फ़ील होगा और वो उसमें फ़ीड होता चला जाएगा, ठीक है? फिर जब वो बड़ा होगा तो वही प्ले भी होगा। तो समाज से सीखता है, संस्कृति जो आपकी है। अब वो देख रहा है कि बच्चा अज़ान हो रही है तो पापा मस्जिद के लिए रवाना हो रहे हैं, अब्बा निकल रहे हैं, कुर्ता ले रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं। वो देख रहा है बच्चा तो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। अब घंटी बजी तो पूजा की थाली तैयार है ना? मंदिर जा रहे हैं तो नहा धो कर अच्छे कपड़े पहन करके। तो बच्चा चीज़ों को देख रहा है तो वो ऑब्ज़र्व भी कर रहा है। और भाषा यानी आप जो कुछ बोल रहे हैं उसके आस-पास, तो वो चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, ऑटोमेटिक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता जा रहा है और उसमें फ़ीड होता चला जा रहा है। आप उसको सिखा नहीं रहे हैं, वो खुद सीख रहा है और आस-पास के ही माहौल से, एटमॉस्फेयर से वो सीखता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है? ये वाइगोस्की साहब कहते हैं। और इसने फिर 3 प्रमुख पिलर दिए हैं। क्या है? ज़ेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ। ज़ेडपीडी मतलब ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड है स्कैफोल्डिंग एंड थर्ड है मोर नॉलेजेबल अदर। ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को तो मैं अगर इशारा करूँ समझाने के तौर पर, तो आप इतना समझ जाइए कि अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ, अब ज़ेडपीडी क्या है? ज़ेडपीडी मतलब कहाँ तक बच्चा पहुँच सकता है, ये क्या है? ज़ेडपीडी है, ठीक है? इसके स्कैफोल्डिंग क्या है? कि वहाँ पहुँचने में कैसे हेल्प हो सकती है इसकी, ये क्या है? स्कैफोल्डिंग है। और एमकेओ क्या है? हेल्प कौन करेगा? यानी मोर नॉलेजेबल अदर जो है वही हेल्प करेगा, ज़ाहिर सी बात है। यानी एमकेओ हेल्पर हो गया और इसके फोल्डिंग जो हेल्प है, वो जो हेल्प हुआ है, जो मदद हुई है वो हो गई, वो टेम्परेरी होती है। कौन? इसके फोल्डिंग, ठीक है? जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाने में इसके फोल्डिंग जो होगी, पकड़ रहा है तो टेम्परेरी ना पकड़ रहा है, फिर तो वो खुद चलाना शुरू कर देता है। तो इसके फोल्डिंग वो हो गई, टेम्परेरी मदद हो, तत्काल मदद हो गई। और ऐसे ही जो जेडपीडी है वो लर्निंग का जोन है। ये 3 अवस्थाएं उन्होंने दी है, ठीक है? एक निजी वार्ता जो प्राइवेट स्पीच होती है, ये बहुत अहम है। प्राइवेट स्पीच ये क्या है? उनका कहना ये है कि भाई जो प्राइवेट स्पीच है, बच्चा अपने आप से बड़बड़ करता रहता है। देखा होगा आपने, छोटा बच्चा क्या होता है, च्यांग करता रहता है, कोई ना कोई बोलता रहेगा, है ना? तो ये उसकी निजी वार्ता भी कह सकते हैं, उसकी प्राइवेट स्पीच भी होती है। वो अपने ही मन कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। और ये जब लोग बड़े हो जाते हैं तब भी आप खुद से वार्तालाप भी करते हैं, जब अकेले में बैठ करके बहुत से लोग करते हैं अपने आप से बात। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी खूब अपने आप से बातें करता हूँ। तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए अपने आप से मुखातब होकर के। उदाहरण देखिए, कोई कठिन पहेली हल करते समय बच्चे का खुद से कहना, नहीं ये टुकड़ा यहाँ नहीं बल्कि यहाँ फिट होगा। होता है ना, कोई बच्चा कुछ गेम बना रहा हो, कुछ कह लीजिए कुछ चित्र बना रहा हो, तो वो कहता है कि यार ये कलर यहाँ बेहतर नहीं रहेगा। अब वो आसमान बना रहा है तो फिर वो क्या करेगा, अब आसमान का जो कलर है वो लाल नहीं करेगा कि नहीं, आसमान का कलर कैसा होना चाहिए भाई, ये स्काई कलर आता है कि स्काई कलर होना चाहिए, है ना? ब्लू कलर, उसमें ब्लू स्काई होता है, ऐसा कुछ वो करने की कोशिश करेगा। अब वो कुछ मतलब कि उसको दे दीजिए आप बनाने के लिए, तो वो चित्र बना रहा है, तो यार यहाँ पर ये बिंदी नहीं, यहाँ पर लगना चाहिए। खुद बातें कर रहा है ना, तो यही कहलाती है प्राइवेट स्पीच। वाइगोस्की साहब। नंबर 3 पर है
लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत की बात करते हैं, जिनके 3 लेवल है और 6 स्टेज हैं इनके। क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, और कन्वेंशनल लेवल और है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 3 लेवल है और 6 स्टेज है। कौन कौन है भाई, वो देखिए। प्री जो है ये क्या है, मतलब कोलबर्ग साहब का पहले जान लीजिए ये है कौन थोड़ा सा। कोलबर्ग ने अध्ययन किया कि बच्चा सही और गलत का निर्णय करना कैसे सीखता है। उसके 3 प्रमुख स्तर हैं। एक है प्री कन्वेंशनल, मतलब सजा के डर से या पुरस्कार के लालच में। उदाहरण, पिटाई के डर से झूठ ना बोलना, यानी उसको झूठ के क्या नुकसानात हैं उससे कुछ मतलब नहीं है भाई, कि झूठ के क्या नुकसानात हैं, आपस की लड़ाई हो जाएगी, इससे कुछ नहीं मतलब बनता है। बस झूठ बोलेंगे तो पिटाई पड़ेगी, मम्मा मारेंगी, तो झूठ नहीं बोलना है। बस इससे मतलब वो इस स्टेज में होता है कि भाई बस झूठ नहीं बोलना है हमको, चूंकि झूठ बोलने पर मार पड़ती है। ऐसे ही अच्छा काम करेंगे तो क्या मिलेगा, मिठाई मिलेगी। तो लालच उसके दिमाग में होता है कि ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ऐसा मेरे साथ होगा। दूसरा जो है वो कन्वेंशनल लेवल का जो है वो सामाजिक नियमों का पालन करना। अब समाज ने एक नियम बनाया हुआ कि भाई देखो, जो लड़की बुर्के में रहती है, पर्दा करती है, अच्छे से रहती है, घूमती है फिरती है, या घूंघट लेती है और तरीके से बात करती है, तो समाज ने एक नियम बनाया हुआ है। फिर बच्चा कहता है यार ये नियम है और सामाजिक नियम है, फिर वो क्या करता है, उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसमें अच्छा और बुरा कहलाने का बड़ा शौक होता है। यानी अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, है ना, शिक्षक की प्रशंसा, यानी जब शिक्षक ने उनकी कॉपी चेक करी तो उनको स्टार बना दिया क्लास में, वाह आपको स्टार मिला है, गुड मिला है, एक्सेलेंस मिला है, एक्सलेंट मिला है। ऐसे ही जो चीज़ें आप उनको मोटिवेट करने के लिए देते हैं तो वो उनका स्तर होता है। और ऐसे ही पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो होता है ये बहुत व्यक्तिगत अंतरात्मा की बात होती है, यानी जो उनका जो कॉन्शियसनेस होता है उससे वो सीखता है और उससे वो आगे बढ़ता है। यानी चीज़ों को बहुत क्रिटिसाइज करना, समझना, चीज़ों को आगे बढ़ने की बात करना, वो एक पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होती है, उच्च स्थान वाली। ठीक है, हाइंस डिलेमा ये बहुत मशहूर है भाई। हाइंस उनकी वाइफ थी, है ना, और हाइंस की जो वाइफ थी वो कैंसर ज़्यादा थी। अब वो जो कैंसर था उनको, तो उनकी वो दवाई के लिए जब वो जाता था केमिस्ट की दुकान पे, तो जो दवाई उनको मिल रही है तो वो बहुत 100 गुना ज़्यादा। अब उनके पास इतने पैसे तो है नहीं, तो अब अगर वो दवाई अपनी बीवी को नहीं देता है तो मर जाएगी, और इतनी महंगी दवाई है कि वो ख़रीद नहीं सकता। अब इस डायलेमा मतलब क्या होता है, यानी मखमसे की पोजीशन कह सकते हैं आप, कि करूं या ना करूं। ये पोजीशन जब हो जाए आपकी कि अगर मैं ये काम करता हूं तो मम्मा नाराज हो जाएंगी, मम्मा नाराज तो घर खराब, और वो काम ही बहुत अति आवश्यक है। आपका आखिरी अटेम्प्ट, मतलब मान लिया जाए कि आपको आखिरी पेपर है और आखिरी अटेम्प्ट है, अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर आपका मतलब नुकसान हो जाएगा। और अभी देखा कि आप घर से निकले थे बाहर कि सड़क पे एक हादसा हुआ आपके भाई का। अब आप देख रहे हैं कि मैं अगर भाई को लेके जाता हूँ हॉस्पिटल तो पेपर छूट जाएगा। अब ये डायलेमा है, इसमें आप क्या करेंगे। तो उसमें हाइंस डायलेमा एक केस थ्योरी है। तो क्या करेगा ऐसे में, क्या वो दवाई के जो केमिस्ट उसको नहीं दे रहा है तो उसके उस दुकान पे चोरी करेगा या उसको मरने छोड़ देगा। तो अंततः वो चोरी करता है और अपने उसको बचा लेता है। तो बहरहाल ये एक नैतिक और तार्किकता विकास की बात करते हैं हाइंस की थ्योरी से, कोलबर्ग के, है ना, करने के लिए इस प्रसिद्ध काल्पनिक कहानी का उपयोग किया गया था। ठीक, B.F. स्किनर साहब जी, ये देखिए, स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार और उसके परिणामों से होता है। री-इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट की वही बात है कि बच्चा जो है पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट करता है, यानी अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार, प्रशंसा या उपहार देना जिससे वो व्यवहार मजबूत हो। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, अगर आप उसको कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, कीप इट अप, तो और अच्छा लिखेगा। अगर आज 1 पेज लिख के दिखाया है, कल वो 2 पेज लिख के दिखाया है। अगर आपने निगेटिव कर दिया कि भाई तुम क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, क्यों लिखते हो ऐसा, अगर आपने निगेटिव कमेंट कर दिया, नकारात्मक बात आपने कही है, तो फिर बच्चा और अरे यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है ना। ठीक है, 99 बुराई एक आदमी में, लेकिन एक तो अच्छाई है, आप उसको एक अच्छाई से याद कीजिए, क्या पता उस एक अच्छाई की वजह से वो 99 जो बुराई उसके अंदर है वो छोड़ दे। लेकिन आपने उसकी सारी कमियां गिना दी उसकी, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, तुम तो ये, तुम तो वो, तो अब वो आगे कैसे करेगा, कह रहे मैं तो बुरा हूं ही भाई, और बुरा बन जाता हूं। तो ये बात हो गई। पॉजिटिव री होता है
यानी इन्फोर्समेंट तो होता है, री इन्फोर्समेंट जो होता है एक पॉजिटिव सेंस में होता है और एक निगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, समाप्त कर देना ताकि सही व्यवहार दोहराया जाए। ठीक है, और ये बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, निगेटिव मतलब अब उसने कुछ गलत लिखा है, अब गलत लिखने पर सराहना तो नहीं की जाएगी ना, उसको बताया जाएगा कि देखो इसको आपने ऐसे लिखा है, इसकी स्पेलिंग में एरर है, इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे लिख लो। तो ये सकारात्मक या नकारात्मक? नकारात्मक कैसे भाई, सकारात्मक हुआ ना, लेकिन उसे गलत की तरदीद हुई कि बेटा ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। उदाहरण देखिए, कक्षा में सही उत्तर देने में शिक्षक द्वारा बहुत अच्छा कहना और कॉपी पर स्टार दे देना। आपने उनके कॉपी पर स्टार बना दिया, अब वो बच्चा पॉजिटिव हो गया, वाह, क्लास में तारीफ कर दिया आपने, माशाल्लाह क्या खूब है, अरे आज तो अकमल ने बहुत अच्छा लिखा। अब बच्चा कहेगा वाह, अब मैं अच्छा करने लगा हूं, तो और अच्छा करने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए उपयोग की जाती है। ध्यान रहे कि सीटेट ने बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक सजा देना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये एक कह लीजिए कि आपको पॉइंट की तरफ से नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जॉन डूई साहब, आखिरी है ये। जॉन डूई साहब जो हैं ये मतलब प्रगतिशील वाले हैं भाई। इनका कहना यह है कि भाई लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं, है ना। कैसे? आप बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में सिर्फ बताइए मत, यानी तैराकी आप बोर्ड पे मत सिखाइए कि देखो बच्चों पानी ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेना, ऐसे हाथ चलाना, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। फिर कैसे होगा? आप फील्ड में आइए, आप उतरिए स्विमिंग पूल में, बच्चों को खड़ा कीजिए, फिर आप तैर करके उसको दिखाइए कि ऐसे ऐसे तैरना है बच्चों, तो बच्चा वैसे तैरना शुरू कर देगा, कोशिश करेगा वैसा। अब पेड़ के क्या फायदे क्या नुकसान है ये मत दिखाइए, आप उनको बताइए मत सिर्फ, बल्कि आप उनको करके दिखाइए। पेड़ लगाओ, रोज उसको पानी दो, उसमें बीज डालो। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें केंद्र में बच्चा होता है, मुख्य में केंद्र में विद्यार्थी है, ना कि पाठ्यक्रम या शिक्षक। भाई शिक्षक तो फैसिलिटेटर है, वो आपको फैसिलिटेट करेगा कि देखो ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, कहीं कोई गलती है तो उसको ठीक करके आगे बढ़ा देगा, उसको मतलब पुश करने का काम करेगा। आजकल वैसे भी बहुत कह लीजिए कि ज्ञान तो कहीं से अर्जित कर सकते हैं आप। स्कूल एज ए मैन्यूट सोसाइटी, यानी क्या है, मिनिएचर सोसाइटी, सॉरी। विद्यालय एक लघु समाज है, बिल्कुल मिनिएचर है। अब मान लिया जाए कि भाई सेकेंडरी जो कह लीजिए कि जो फैमिली है वो आपकी सेकेंडरी में आता है ना विद्यालय, पहला तो आपका फैमिली है, सेकेंडरी में क्या होता है आपका विद्यालय आता है। अब विद्यालय में आप जब आएंगे तो आपका स्थान कैसे होना चाहिए, जहाँ बच्चे वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान, यानी ग्रुप में सीखें बच्चे, उनको ये बताया जाए कि भाई ये समस्या आए तो उस समस्या का निदान कैसे करना है, और कोई परेशानी आए तो सब मिल करके उसको हल कैसे ढूंढना है उसका। तो ये सारी चीज़ें जो होती है तो सिर्फ किताबों से नहीं, लेक्चर मेथड से नहीं, लेक्चर मेथड तो वैसे निगेटिव है, वैसे भी लेक्चर मेथड तो वैसे ही पसंद नहीं किया गया है, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन के साथ साथ आप करके भी बताइए, बच्चों से करवाइए, ताकि वो चीज़ों को सीखे। सिर्फ सफाई पर ज्ञान मत दीजिए, बल्कि सफाई करके क्लास की सफाई खुद भी कीजिए, करवाइए बच्चों से, और करवाने के बाद फिर उनसे पूछिए बच्चों कैसा फील हो रहा है, हाउ डू यू फील, वो कहेगा हाँ सर अच्छा लग रहा है। तो अब ये चीजें जब वो करके सीख रहा है तो जीवन पर्याप्त चलता रहेगा, वो कभी भूलेगा नहीं। फिर वो साफ सुथरा रहना भी उनको अच्छा लगेगा और साफ सुथरा माहौल में रहना पसंद करेगा, इसलिए कि वो करके आया है। जैसे ही करके आया है तो वैसे में वो रहना चाहेगा। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण, केवल किताब से पौधे के बारे में पढ़ने के बजाय विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे में जाकर स्वयं बीज बोना और पानी देना सिखाना चाहिए। रोज पानी देना है, पानी से क्या फायदे हैं, नहीं दोगे तो क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें आप रोज उनको बताइए, है ना। और फिर उनको बताइए कि पेड़ हमारे लिए कितना फायदेमंद है, कितना ऑक्सीजन हमारे लिए अर्जित करता है, ये सब सारी चीजें आप उनको बताइए। फिर एक पेड़ लगाने के मुख्य फायदे उनको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। ठीक है, इस पर ज्ञान नहीं देना है। तो भाई ये थे 5 जो बाल मनोवैज्ञानिक फेमस रहे हैं, हालांकि है तो 8, लेकिन ये 5 बड़े धुरंधर हैं, सीटेट में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने शॉर्ट रिवीजन लिया है बस ऐसे ही, दोस्तों की फरमाइश थी यार ऑफलाइन तो पढ़ाते ही, ऑनलाइन भी पढ़ा दिया करो थोड़ा बहुत कभी कभार हम लोगों के लिए। कुछ दोस्त हैं दूर रहते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन मुश्किल है, तो इसलिए खैर। अब जीन पियाजे साहब देखिए, अब एक कह लीजिए एक नज़र मार लीजिए, एक नज़र इधर भी ये फहरिस्त है। जीन पियाजे साहब संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, ठीक है ना। उनका जो सिद्धांत है, मुख्य शब्दावली क्या है, स्कीमा, है ना। और ZPD ये किनका है भाई, लेवागोस्की का है। 3 स्तर हाइंस दुविधा ये किनका है, लॉरेंस कोलबर्ग का है। सकारात्मक ये किनका है, BF स्किनर साहब का है। ऐसे ही करके सीखना ये जॉन डूई साहब का, ये आप देख लीजिएगा, आपने देखा ही होगा, आपकी तैयारी तो होगी।
इन पांचों मनोवैज्ञानिकों से जुड़े क्या अनुप्रयोग आधारित एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। प्रत्येक है ना अवधारणा और उसकी मूल भावनाओं को भली भांति समझकर ही परीक्षा में उत्तर दे, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। रुखसाना एकेडमी बाई आफ्ताब सर। ठीक है भाई, ये 5 प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जिनका आपने शॉर्ट टर्म रिवीजन किया है। हालांकि आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे होंगे अच्छा ही होगा आपकी तैयारी, ऐसा मेरा मानना है, अच्छी तैयारी आपकी होगी। और देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के कोशिश करेंगे लाने की। क्या पता आपके लिए मुनासिब हो आप और आपको फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर किसी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक।